नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस सॉल्यूशन विद बैंकर में। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के जो प्रॉब्लम है आपकी तैयारी की, वो आपकी इस चैनल पे खत्म हो जाएगी। तो मार्च तक का करंट अफेयर्स इस चैनल पे है और मैं जनवरी से मार्च तक का एक कंबाइंड 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में जो मेन मेन क्वेश्चन होंगे उन्हें सेलेक्ट करके मैं आपको करवा दूंगा। और फिलहाल अभी हम अप्रैल के करंट अफेयर्स पे आए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो इसके बाद हम मई, इसके बाद फिर हम जून करेंगे। और अगर आप लोगों को जनवरी से पहले का चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगा। और अगर आपको तैयारी से जुड़ी हुई कुछ और चाहिए, चाहे बैंक की गाइडेंस हो या बीपीएससी के लिए कोई गाइडेंस हो या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बता दूंगा। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और हमारे ऑप्शन है अतुल कुमार गोयल, ए मन्नी मेखलई, स्वरूप कुमार साहा, सी एस सेठी। और इसका जो सही आंसर है वो सी एस सेठी है। और आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कम शब्दों में थोड़ा जानकारी रहेगी तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, तो एटलीस्ट हम ऑप्शन देख के एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो ये जो है सीएम सेठी जो है वो अभी बने हैं। और अभी पीएनबी के पूर्व एमडी है अतुल कुमार गोयल जी, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। इन्हें हाल ही में आईबीए का सीईओ नियुक्त किया गया है। और आइए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस भारतीय बैंक ने 24x7 अमेरिकी डॉलर भुगतान सक्षम करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की है? हमारे ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो ये जो समझौता हुआ है साथियों, ये एक्सिस बैंक और जेपी मॉर्गन कंपनी के बीच में हुआ है। ये सीमा पार लेन देन के को एक सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे बैंकिंग घंटे या छुट्टियां रहती है, इन वजह से जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ये उसके लिए एक समझौता किया गया है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 22,919 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना, फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करना। तो साथियों, ये जो 22,919 करोड़ रुपए की लागत से जो ये इसका जो मेन मोटिव है वो है इलेक्ट्रॉनिक घटक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और ये क्यों किया गया है? तो इस योजना में 59,350 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करने की मतलब ये है। और टोटल 6 साल का इसका टारगेट रखा गया है। इसमें ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि लगभग 91,600 जो है नई नई जॉब पैदा होंगी, जॉब तो इससे होगी। तो यही सब इसके मेन पॉइंट है, एटीट्यूड करना है, यही सब चीज में जानने की जरूरत है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आइए हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड और डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो हरियाणा है। लेकिन हमें ये भी जानना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो अभी है, उन्होंने इसको चैटबॉट सारथी का उद्घाटन किया है। चलिए आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। युगे युगेन भारत राष्ट्रीय
संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है: ए राष्ट्रपति भवन, बी इंडिया गेट, सी उत्तर और दक्षिण ब्लॉक नई दिल्ली, डी लाल किला। तो ये जो यूजेन सॉरी यूजेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में एक मतलब संग्रहालय बनाया। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है पुनर्विकास परियोजना है तो विकसित किया जा रहा है। ये उत्तर और दक्षिण ब्लॉक नई दिल्ली में इसका ये होगा, विकसित किया जा रहा है उत्तर और दक्षिण में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। और ये जो है ये इसमें भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और एक फ्रांस की संग्रहालय जो है उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत इसको विकसित किया जा रहा है। तो इसमें ज्यादा पॉइंट कुछ ऐसे नहीं है, बस ये उत्तर और दक्षिण ब्लॉक है और ये फ्रांस के जो म्यूजियम है उसके साथ कोलेबोरेशन किया गया है। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल नंबर 6 की तरफ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला, कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? साथियों मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप अपने यूट्यूब सेशन में जाके स्पीड को 1.25 1.5 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, देखने वाले सुनने वाले, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो आइए इसका ऑप्शन है हमारा: ए केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा केरल है। आइए इसकी हम कुछ हिडन इंफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। तो केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना की है। तो और ये जो है एक्चुअली इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार केरल की बुजुर्ग आबादी जो कि 60+ आबादी जिनको कहते हैं, वो 2036 तक 22.8% तक पहुंचने का अनुमान है और 2021 में 16.5% है। तो यही कारण है कि ये वरिष्ठ आयोग के लिए एक कानून पारित की है। और इस कानून में देख लीजिए, जैसे आयोग के सचिव के रूप में एक अतिरिक्त सचिव और रजिस्ट्रार के रूप में कानून विभाग से एक संयुक्त सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। केरल सरकार इंदिरा गांधी सॉरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था सॉरी थोड़ी ये आवाज में ये है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 1600 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करेगी, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है। इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस ये साथियों खेलो इंडिया जो हुआ था ये नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे हुआ था। और इसमें मतलब 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे और 6 खेलों में 550 से अधिक पदक दिए गए। हरियाणा ने इसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य के साथ सबसे अधिक पद जीते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा हरियाणा रहा है, जो कि हमारा सवाल का आंसर है। और कितने कितने पदक जीते ये भी हमने यहाँ देख लिया। तो इसमें 34 पदक हरियाणा ने जीते हैं, ये 34 गोल्ड है। और हमें बस कभी भी याद करना होता है तो ज्यादा हमें गोल्ड ही याद करना रहता है। तो ये 34 गोल्ड हरियाणा ने जीते हैं। बाकी जानकारी के लिए 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज भी पदक जीते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे तमिलनाडु है और 3 नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने टोटल 23 गोल्ड जीते और तमिलनाडु ने 28 जीते हैं। मैं अभी गोल्ड की यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ज्यादा यहाँ लिखेंगे तो फिर लंबा ही हो जाएगी वीडियो। लेकिन गोल्ड का जो है 1 2 3 का याद रखना जरूरी रहता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं कि इसमें किसने सबसे ज्यादा जीते या किसने इतने गोल्ड जीते, तो इसलिए और गोल्ड मेडल के बारे में पूछा पूछा जाता है ज्यादातर। आइए अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। बंधन बैंक ने शौर्य वेतन खाता शुरू करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की इस शाखा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक। तो बंधन बैंक ने जो है वो भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया है। ये ऐसा मतलब एक ये है कि मतलब वायुसेना के साथ जो है IAF के जो कर्मी है, दिग्गज है, उनके परिवारों के लिए बंधन बैंक शौर्य वेतन खाता शुरू करने के लिए ये एक समझौता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
और आइए हम बंधन बैंक के बारे में तो जान लेते हैं कि ये बंधन बैंक क्या है। जब हमने इस क्वेश्चन की चर्चा की है तो बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और ये टोटल इसकी ब्रांचेज जो है वो 1700 प्लस है। और इसने 2014 और 15 में अपना परिचालन शुरू किया था। 2014-15 में ये पहले स्मॉल बैंक बन के आई थी, अभी की डेट में मतलब बैंक बनी है। तो चलिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डेल्मा रोसेफ को किस वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी ये डेल्मा रोसेफ, बहुत मतलब फेमस है। तो इनको किसका दोबारा बनाया गया है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की थी, इसका इन्हें फिर से बना दिया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई में है, चीन में, ये भी चीन में है। और इसमें जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जो मतलब जो होते हैं ना, तो वही इसमें देश है। इसके सदस्य है आपका अल्जीरिया, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 2025 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, राजीव गौबा, अरविंद विरमानी, वीके सारस्वत। और इसका जो सही आंसर है वो है राजीव गौबा। ये पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। इन्हें ही इसका पूर्णकालिक बनाया बनाया गया है। और आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। फिट किट्टी 2025 का विषय क्या है? इसका ऑप्शन है शांति के लिए प्रौद्योगिकी, प्रगति के लिए नवाचार, पेंटारई और डिजिटल इंडिया का भविष्य। तो टेक कृति का जो पहले हम इस पे आ जाते हैं कि इसका थीम क्या है। तो थीम इसका पेंटारई है। अब इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। यह महोत्सव जो है प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और सहयोग का एक महत्वपूर्ण उत्सव होने का वादा करता है, जिसका उद्देश्य खोज और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। और इसमें अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया और सशस्त्र बलों, शिक्षाविदों और रक्षा उद्योग के बीच तालमेल को बढ़ावा दिया गया। जनरल अनिल चौहान ने उभरते प्रौद्योगिकी विदों के साथ बातचीत की, जिससे इन क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला। आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। 6 अप्रैल 2025 को नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन कौन करेगा? तो पंबन रेल ब्रिज, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ये है कहाँ पे। तो ये रामनाथपुरम और रामेश्वरम द्वीप के बीच में पंबन रेल बनाया गया है। रामेश्वरम आप लोग जानते होंगे, ये नीचे जो इंडिया का जो मैप होता है, यहाँ पे मैं उतना सही बना नहीं पाऊंगा, नहीं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे जो श्रीलंका है, ये इस दोनों के बीच का जो ये पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट जाता नहीं है जहाँ पे जाके रोड खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम बाय रोड श्रीलंका पहुंच जाएंगे, ये पूरा समुद्र इलाका है। तो इस पॉइंट पे आपका जो है यहाँ पे रामेश्वरम है। और यहीं पे पम्बन ब्रिज, यहाँ से लेके इस पॉइंट पे चलिए पम्बन ब्रिज बनाया गया है। नया मतलब पहले भी था ये, इसमें एक पुराना वाला था तो उसको नया का जो है ये किया गया है। और इसका उद्घाटन जैसा कि मतलब आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये रामनवमी के अवसर पे किया गया था। 6 अप्रैल को रामनवमी थी। उस अवसर पे इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इसकी लंबाई टोटल 2.05 किलोमीटर है। ये 2.05 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना है। और इसमें इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लागत 535 करोड़ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। क्वेश्चन यही आएगा कि पंबन ब्रिज कहाँ है या फिर इसकी लंबाई कितनी है। आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर परियोजना की कुल पूंजी लागत कितनी है? 2500 करोड़, 3712, 4100, 5000 करोड़। ये पटना आरा सासाराम के बारे में क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा इसमें रख लिया, क्योंकि ये मतलब बिहार के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए
इसका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लेते हैं, 3712.40 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ये 4 लेन वाला एक्सप्रेस मतलब बनाया जाएगा, जो कि 120 किलोमीटर तक लंबा हो जाए। इसकी लंबाई 120 km होगी। और वर्तमान में सासाराम, आरा और पटना के बीच यात्रा राजमार्गों पर निर्भर करती है। इसी ये भीड़ भाड़ जो हो जाती है, कभी आप जाते होंगे अगर इधर, तो आपने देखा होगा कि बराबर जाम लग जाते हैं। तो जाम की समस्या के समाधान के लिए ये किया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है। और ये गलियारा जो है वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आगामी जो अभी बीटा हवाई अड्डा है, इन सबको ये आपस में इनका संपर्क थोड़ा सुलभ करवाएगा। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी, विवेक कुमार, हार्दिक शाह, अजित डोभाल। तो 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इसमें इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 निर्धारित भारत अमेरिका द्वि सेवा HADR अभ्यास का नाम क्या है? ए मालाबार, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रांस। तो इसका जो सही आंसर है, तो सबसे पहले हम इसके आंसर पे आते हैं। तो टाइगर ट्रांस इसका आंसर है, इसका नाम। और अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, आखिर ये है क्या। तो ये भारत और अमेरिकी संयुक्त मतलब एक ये है, भारत और अमेरिकी के बीच में जो है अंतर संचालन जो बढ़ाना है। तो इसमें इससे ज्यादा नहीं आएगा, बस ये पूछा जाता है कि अभ्यास किन के बीच में किया गया है। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, भारत अमेरिका है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ऐसा कुछ है नहीं। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड के भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि नाम चेंज हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन है मोहनपुर जाट, शिवाजी नगर, केसरी नगर, पृथ्वीराज नगर। सबसे पहले हम इसके आंसर जो है वो आंसर पे आते हैं। तो ये शिवाजी नगर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखा गया है शिवाजी नगर। ये इसका सही आंसर है। और इसमें जो है उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 18 स्थानों का नाम बदल दिया है। और ये 18 जगहों के नाम बदल दिए हैं। अब इसमें कुछ आपको बता देते हैं, सारे बताने तो पॉसिबल नहीं, और उतने आप टाइगर भी जो इम्पोर्टेंट है। जैसे गाजीवाली का नाम आर्य नगर कर दिया गया है। मियावाला का नाम रामजी वाला कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में सुल्तान पट्टी का नाम अब कौशल्यापुरी रखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी वर्कशीट में। कोई क्वेश्चन इसके अलावा इन सब से भी आ सकता है। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। 2025 में RBI की चौथी महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे आंसर है उषा थोराट, श्यामला गोपीनाथ, पूनम गुप्ता, KJ उदेशी। और जो हमारा सही आंसर है वो पूनम गुप्ता है। ये 14 साल के बाद मतलब ऐसा हुआ है कि इस पद पे कोई महिला आई है, पहली महिला है। इस पद पे आसीन होने वाली पहली महिला है वो। और ये जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी है। और RBI के 90 साल के इतिहास में केवल 3 महिलाएं ही डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर चुकी है। KJ उदेशी, श्यामला गोपीनाथ और उषा थोराट। जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ये सब जो है ये सब के सब काम कर चुकी है RBI के किसी मतलब इसमें। आइए आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 25 की मेजबानी कर रहा है? तो इसके जो हमारे ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस और भारत। इसका सही आंसर है ग्रीस। ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित यह 12 दिवसीय अभ्यास एंट्राविडा एयर बेस पर आयोजित किया जाएगा, और 11 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। वो डेट यहाँ मायने नहीं रखती है।
इस अभ्यास में 15 देशों की भागीदारी शामिल है और इसमें आधुनिक समय की हवाई युद्ध चुनौतियों का अनुकरण करने के लिए कई हवाई और सतही संपत्तियों को एकीकृत किया जाएगा। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है ये यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। यूनेस्को का मुख्यालय जैसा कि आप जानते हैं कि पेरिस में है, फ्रांस। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं। इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। आइए, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए शुरू किए गए भारतीय मानवीय राहत अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये जो है भारत सरकार ने म्यांमार में जो अभी भूकंप आया था उस भूकंप में पीड़ितों की सहायता के लिए जो हमारे देश में इंडिया ने जो यहाँ से सहयोग किया था उसका ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से ये एक ऑपरेशन चलाया गया था। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर भारत में कुछ विपदा आती है या अगर कहीं विदेश में भी आई है तो हर देश जो है अपनी अपनी तरफ से कुछ मदद करते हैं। तो हमारे भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा इसका नाम है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत भीषण भूकंप आया था। मुझे लगता है इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा नियोजित सहकारी आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है? स्वदेशी टैक्सी, ग्रामीण राइड, भारत कैब, सहकार टैक्सी। तो इसका सही आंसर है सहकार टैक्सी। भारत सरकार सहकारी आधारित टैक्सी सेवा सहकार टैक्सी विकसित करने की योजना बना रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओला और उबर जैसी प्रमुख राइड हेलिंग प्रणालियों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करना है। तो जैसा कि हम अभी ओला उबर या रैपिडो या इन सब तरह की बहुत सारी जो टैक्सी कैब कंपनियां हैं हम उस पे अभी डिपेंड है। तो ये उसी की डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करने के लिए एक सरकार की तरफ से उठाया गया इनिशिएटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वक्फ संपत्तियों से संबंधित लोकसभा में पारित विधेयक का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है अल्पसंख्यक अधिकार विधेयक, एकीकृत वक्फ प्रबंधन दक्षता और विकास विधेयक, धार्मिक ट्रस्ट संशोधन विधेयक, मुस्लिम बंदोबस्ती संरक्षण विधेयक। और इसका जो पहले हम इसका ये कर देते हैं कि इसका जो सही आंसर है, तो लोकसभा ने मतलब ये जो है वक्फ विधेयक पारित कर दिया था। ये गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि विधेयक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। और इस विधेयक के अनुसार केवल मुसलमान ही वक्फ संपत्तियों के मृत वली प्रमुख प्रशासक और दाता हो सकते हैं। इसका आंसर जो है वो एकीकृत वक्फ प्रबंधन दक्षता और विकास विधेयक है। सॉरी, मैं यहाँ आंसर पेटी लगाना भूल गया था। थोड़ी इसकी रिटेनिंग थी लेकिन इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। आइए आते हैं इसके अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 23। किस सरकारी स्वामित्व वाली गैस उपयोगिता कंपनी ने एलएनजी आपूर्ति के लिए कतर एनर्जी ट्रेडिंग के साथ 5 साल का समझौता किया है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो गेल इंडिया लिमिटेड है। गेल इंडिया लिमिटेड अगले महीने कतर एनर्जी ट्रेडिंग से एलएनजी प्राप्त करना शुरू कर देगा 5 साल के सौदे के तहत, जिसमें सालाना 12 कार्गो होंगे। ये आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किस शहर और देश में आयोजित की गई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान, नूर सुल्तान कजाकिस्तान, बिशकेक किर्गिस्तान और अम्मान जॉर्डन। और इसका जो सही आंसर है ये तुर्कमेनिस्तान।
इसका सही आंसर है अम्मान, जॉर्डन में। और इसमें जो है दीपक पुनिया ने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 92 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता है। आइए 2000 तो सॉरी क्वेश्चन 25 पे आते हैं। नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। और हमारा सही आंसर है निर्मला सीतारमन ने इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। इस पोर्टल में लगभग 30 वर्षों का डेटा भी शामिल है और जो कि बाकी आगे चीज में मदद करेगा। आइए, कुंभ कोणम पान की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? ये कुंभ कोणम पान है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मलनाड क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार और कावेरी डेल्टा। तो ये कावेरी डेल्टा में की जाती है कुंभ कोणम पान। जो है ये मतलब इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसीलिए ये थोड़ा अभी क्वेश्चन में आ गया है। इस कावेरी क्षेत्र में की जाती है। इसमें तंजावुर और तिरुवर जिलों के थिरुवैयारू, पापनासम, थिरुविदाई मारुथुर, कुंभकोणम और बलाईदामन ब्लॉक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। थोड़ा ये साउथ में है तो वहाँ के नाम थोड़े हल्का मतलब हम लोग के लिए थोड़े टफ हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये तो ये साउथ में किया जाता है। एक्चुअली हमें ये याद रखना है कुंभकोणम पानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कावेरी डेल्टा में मतलब किया जाता है इसकी खेती, और ये अभी जीआई टैग उसको मिला हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 2 अप्रैल। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो इस मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जो है मतलब ये एएचडी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस बार का जो उसका थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। आइए क्वेश्चन में आगे आते हैं। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस शहर से आता है? अब ये मैंने ऊपर में जीआई टैग की बात की है, तो जो जीआई टैग जिसे मिलता है ना वो क्वेश्चन थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो ये अहमदाबाद के जमालपुर की जो है वो एक कपड़ा की कला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये कपड़े पे प्रिंट की जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता और निर्देशक का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र। जैसा कि अगर आप लोग पुरानी मूवी देखते होंगे तो आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि मनोज कुमार जो कि बहुत सारी देशभक्ति मूवी किए हैं, बाकी मूवी किए लेकिन ये देशभक्ति मूवी के लिए थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनका 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्ड धारकों के लिए लॉन्च किए गए व्हाइट लेवल ट्रेवल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो अपने कार्ड धारक है उनके लिए लॉन्च किया व्हाइट लेवल ट्रेवल प्लेटफॉर्म। इसका क्या नाम है? ट्रिप स्ट्रैक, ट्रेवल मित्र, महा ट्रिप और बीओएम ट्रेवल एज। तो इसका सही आंसर है ट्रिप स्ट्रैक है। ये एक व्हाइट लेवल ट्रेवल प्लेटफॉर्म है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए किया गया है। ये एआई संचालित लॉयल्टी लाभों का उपयोग करता है। इससे क्या है ग्राहक सीधे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कार्ड वेबसाइट और मोबाइल ऐप से होटल और टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी और अदर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती थी, इसमें ये डायरेक्ट आप मतलब कस्टमर के जो वो डायरेक्ट ये कर सकते बुक कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है वो स्थापना 1935 में हुआ है और इसका जो हेड क्वार्टर है जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में मुंबई में कंफ्यूज नहीं होती है। इसका हेड ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है। इसके एमडी अभी एमडी और सीईओ निधु सक्सेना है। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। श्रीलंका के सर्वोच्च श्रीलंका मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है?
जगदीप धनखड़, राजेश कुमार सिंह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है राष्ट्रपति दिशा नायके अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। सही आंसर है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्देश्य समुद्री उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और भारतीय नाविक जो है हमारे उनकी उपलब्धि को स्वीकार करना है। यह दिन भारत की पहली शिपिंग फर्म सिंथिया स्टीम नेविगेशन फर्म की स्थापना की वर्षगांठ का स्मरण करता है। जिसका जो 5 अप्रैल 1919 को इसका परिचालन शुरू किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में हम 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये असम सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। ये असम के विश्वनाथ जिले के बेहाली में हुआ है स्टार्ट। और इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करके राज्य भर में 30 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना है। इसमें से ज्यादा और कुछ है नहीं ज्यादा। इसमें ये जान लेते ये स्कीम है क्या आखिर। तो इसमें क्या है, 10,000 रुपए की पहली पूंजी मिलती है। दूसरे साल जो है अब जो एलिजिबल है उन्हें फिर 25,000 रुपए मिलते हैं। उसमें 12,500 रुपए बैंक का लोन है और 12,500 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और इसके बाद जो है थर्ड ईयर में जो है जो मतलब ये ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगा, जो अपने बिजनेस को कंटिन्यू किए हैं और सही से रिपेमेंट आ रही है उनकी, तो उन्हें थर्ड ईयर में 50,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं के लिए। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 34 पे। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? मणिकांत, हवलीधर, अविनाश सावले, गुरिंदर वीर सिंह, नीरज चोपड़ा। तो पंजाब के जो है ये गुरिंदर वीर सिंह है, 24 साल की उम्र है। इन्होंने बेंगलुरु में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में 10.20 सेकंड का में इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 है, वित्त मंत्रालय द्वारा एक राज्य एक आरआरबी योजना के कार्यान्वयन के बाद कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे रहेंगे? ऑप्शन है 25, 28, 30, 35। तो इसका जो सही आंसर है वो 28 है। ये आपने सुना भी होगा, 1 मई को जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट था वन स्टेट वन आरआरबी, हम जैसा ही जानते हैं। और मैं इस बारे में आपको थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ, ज्यादा नहीं, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं खुद बैंक में ही हूँ। तो इस वजह से मेरे बैंक की भी स्पॉन्सर बैंक है मेरा बैंक, जिसमें कि आरआरबी है, आरआरबी को स्पॉन्सर करती है। तो ये एक स्टेट में, कई कई स्टेट में 3-4 ग्रामीण बैंक थे, जैसे यूपी में 7 ग्रामीण बैंक थे, उन्हें मर्ज किया गया। अभी भी 3 ग्रामीण बैंक चल रहे थे, बिहार में 2 है, 2 थे सॉरी। तो इस वजह से क्या होती थी कि बिजनेस पे फर्क पड़ता था। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था कि अब टोटल जो वन स्टेट वन आरआरबी करे, हर स्टेट में एक ग्रामीण बैंक रहेगा। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और 1 मई 2025 को सारे ग्रामीण बैंकों का मर्जर हो गया आपस में और उनको उनके राज्य के नाम से नाम दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक नाम हो गया, वैसे ही सबको राज्य के हिसाब से नाम दे दिया गया है। तो इसमें और ज्यादा तो इसमें बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ग्रामीण बैंक के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी।
और हमारा पहला ग्रामीण बैंक जो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। आइए इसमें आगे आते हैं। कौन सा यूके विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोलने के लिए तैयार है, जिसका शैक्षणिक सत्र 2026 से शुरू होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, कॉवेंट्री विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है कॉवेंट्री विश्वविद्यालय। ये कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है वो यूके की यूनिवर्सिटी है, और ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक अपना मतलब कैंपस जो है ये करेगी। और ये काफी अच्छी बात है कि यूके की यूनिवर्सिटी हमारे देश में आके मतलब अपना यूनिवर्सिटी खोल रही है। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण आईपीएएफए ने ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? नाबार्ड, सिडबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सेबी। तो ये जो है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ इसने साझेदारी की है, और ये निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण के लिए है। इसका ये महिलाओं को जो है वो, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था अभी असम के बारे में, तो ऐसे ही ये महिलाओं को फाइनेंशियली रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक के साथ टाई अप किया गया है, जिसमें कि उन्हें पैसे मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा इसका फोकस किया जाता है, और जो नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों की ये सब योजना रहती है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप इसका आंसर गेस कर लिए होंगे, विराट कोहली है। ये 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं। ये आईपीएल का जो मैच हुआ था उसी के दौरान इनका अभी 13,000 रन बन गए हैं। और चूंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये पांचवें क्रिकेटर बन गए, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर इससे पहले 1 2 3 4 कौन है? तो क्रिस गेल जो है वो 14,562 रन बनाए हुए हैं अभी तक। एलेक्स हेल्थ है वो 13,610। शोएब मलिक 13,557। और कीरोन पोलार्ड है वो 13,547 रन बना 533 रन बना के 13,537 रन बना के वो चौथे पोजीशन पर है। और नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं विराट कोहली, ये 13,000 रन बना के आ गए हैं। जल्दी ये सबको पीछे कर देंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई उसका हार्ट लैंप मूल रूप जो हार्ट लैंप जो है वो मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखी गई कहानियों का अनुवादित संग्रह है? हिंदी, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम। तो ये जो है इसका सही आंसर कन्नड़ है। ये हार्ट लैंप जो है वो 12 लघु कथाओं का संग्रह है, जो मूल रूप से 1990 से 2023 के बीच बानू मुश्ताक द्वारा कन्नड़ में लिखी गई है। और इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इसील के लिए ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। डीआरडीओ ने हाल ही में SU-30 MKI लड़ाकू विमान से स्वदेशी रूप से विकसित किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया? विभव, वज्र, गौरव, शौर्य। और हमारा जो सही आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन का वो गौरव है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह बम 1,000 किलोग्राम वजनी ग्लाइडर बम है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर है, और यह सटीक निशाना लगाता है। और इसे जो है वो चांदीपुर जो है वो वहां इसका मतलब इसको चांदीपुर से विकसित किया गया है। इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पद्म श्री राम सहाय पांडे राय लोक नृत्य की एक महान हस्ती 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कौन सा सम्मान मिला है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर ऊपर में ही है, पद्म श्री राम सहाय पांडे, क्योंकि जिन्हें पद्म श्री मिलता है या पद्म विभूषण मिलता है हम उनके नाम के आगे में, ये एक सम्मान है जो हम उनके नाम के आगे में
लगाते हैं। जब उनसे मिल जाता है तो हम, जैसे हम किसी नाम के आगे में श्री श्रीमान लगाते हैं तो ये उन्हें एक पदवी मिली है। डॉक्टर है तो डॉक्टर की बोलेंगे, ऐसे ही पद्म श्री। तो इसके कारण आपको यहाँ पे आंसर अब मिल गया है। और इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन है इससे रखा है, ताकि आप इसे समझा। अगर इन्हें पद्म भूषण मिलता तो हम यही यही कहते पद्म भूषण श्री राम साहेब पांडे, या पद्म भूषण राम साहेब पांडे। तो इनकी जो पदवी है वो हमेशा इनके नाम के आगे लगाई जाएगी। अब ये देखते हैं कि पांडे जी आखिर क्या करते थे, ये जो इन्हें मिला है। तो ये सामाजिक कल्याण को चुनौती देने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। और इनको जो है पद्म श्री के अलावा नृत्य शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आइए, क्योंकि इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि पद्म श्री राम साहेब पांडे जी, तो पद्म श्री तो मिला है, इनकी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें एक सम्मान और मिला है, वो क्या मिला है? तो ये नृत्य शिरोमणि का भी इन्हें मिला हुआ है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सैमसंग द्वारा गूगल क्लाउड की जनरेटिव एआई का उपयोग करके विकसित किए गए एआई साथी रोबोट का नाम क्या है? बिट्सबी, एलेक्सा, बेली, श्री। तो सैमसंग का जो एआई रोबोट है वो बेली उसका नाम है। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ये एआई गूगल क्लाउड, बेली को स्मार्ट होम असिस्टेंट के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। एलेक्सा आप जानते हैं कि अमेजन का है। सीरी आईफोन, सॉरी एप्पल की तरफ से है। आइए 43 क्वेश्चन पे आते हैं। स्काई ट्रैक्स द्वारा किस हवाई अड्डे को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा, इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर चांदी हवाई अड्डा। तो ये जो है सबसे, जो मतलब ये हवाई परिवहन रेटिंग मिली है, इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, वो चांगी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को किया गया है। इसे लगभग ये लगातार 13वीं बार मिला है। ये ज्यादा बड़ी बात है कि 13वीं बार मिला है। और यहाँ पे कर्मचारी सेवा, समय यात्रा, मतलब ये अच्छी रैंकिंग में होता है कि किस एयरपोर्ट को, रैंकिंग के हिसाब से कहाँ पे, मतलब हर चीज की सर्विस अच्छी है, फ्लाइट टाइम से है, पैसेंजर को अच्छी सुविधा मिली, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग ये रेटिंग निकाली जाती है। आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? शिव थापा, अमित पंघाल, हितेश गुलिया, ऑडेल कामारा। तो इसका सही आंसर है हितेश गुलिया। ये 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। इन्होंने पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में वॉकओवर के बाद जीत हासिल की। और इनके प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के आडेल कामारा घायल हो गए थे। भारत ने 10 सदस्यीय पुरुष दल भेजा था, इसमें कोई महिला मुक्केबाज शामिल नहीं थी। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया था? मनाली, लेह, उधमपुर, शिमला। और इसका जो सही आंसर है वो उधमपुर जिला है। ये जम्मू और कश्मीर में, के उधमपुर मतलब जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का जो मैप है, ऐसे करके जो इंडिया का मैप रहता है, तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर है। इसी पॉइंट पे ये सबसे हाईएस्ट पीक रहता है। तो यहाँ से हिमालयन रेंज शुरू हो जाती है, ये पूरी हिमालयन रेंज है। तो यहाँ पे जाके उधमपुर पड़ रहा है। आइए, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के अनुसार 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए एकमात्र बोलीदाता कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये एकमात्र बोलीदाता है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन आ गया। और ये तीसरी बार यूएसए इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसमें टीम टोटल 48 टीम रहेंगी। और 2035 में जो ये होगा वो यूके को मेजबानी मिलेगी। 2026 फीफा पुरुष विश्व कप जो है वो कनाडा और मेक्सिको के साथ होगा। आइए आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। नई दिल्ली में आयोजित 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? विकास, संभावना, डिजिटल इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम।
तो इसका जो सही आंसर है वो संभावना है। और इसमें जैसा कि टेक्नोलॉजी समिट हुई थी, एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्हीं के द्वारा ये हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। ऋषि सुनक के त्याग पत्र सम्मान सूची में किस पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? जो रूट, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। तो ऋषि सुनक जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। वे ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में एकमात्र खिलाड़ी है। आइए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डी रमैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए लोकप्रिय थे? साहित्य में, समाज सेवा में, पर्यावरण संरक्षण, कृषि में। तो ये जो है इनका पर्यावरण संरक्षण में ये काफी मतलब योगदान इन्होंने दिया है। और इन्हें वृक्ष पुरुष की भी पदवी मिली है। वृक्ष पुरुष के नाम से इन्हें भी कहते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने इतना योगदान दिया, इतने वृक्षारोपण किए हैं कि इन्हें वृक्ष पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन 50 है हमारा। स्त्री शिखर सम्मेलन सम्मान, समानता और सशक्तिकरण के माध्यम से विजयी होती है, ये इसका ये था। इसका दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, हैदराबाद है। स्त्री शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है वो हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने की है। और स्त्री का मतलब क्या है? सम्मान, समानता और सशस्त्रीकरण के माध्यम से जीत हासिल करना। सम्मान, समानता और सशस्त्रीकरण के माध्यम से जीत हासिल करना। इसका उद्देश्य जैसा कि हम इस थीम से देख रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तो साथियों ये थे कुछ 50 क्वेश्चन जो अप्रैल माह के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मुझे लगे, तो वो मैंने आपके सामने लाया है। और ये कैसे आपको लगते हैं, आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी की तैयारी हो, बैंक की तैयारी हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो, करंट अफेयर सब में आते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।